तीनों हजरात अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मिर्ज़ा यासीन बेग और प्रोग्राम जगह खाली है। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस प्रोग्राम में मेहमान के लिए जगह खाली होती है और हर दफ़ा एक मेहमान आता है और इस जगह पर जो है जगह को पुर करता है। आज जो मेरे मेहमान यहाँ मौजूद हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। बारहा हमारी मुलाकातें होती हैं और एक दूसरे के मुताल्लिक़ इतना जानते हैं कि इस इंटरव्यू में मेरे लिए शायद कुछ नया ना हो, लेकिन उनके बारे में आप सबके लिए बहुत कुछ नया होगा। बड़ी हमाजहत शख्सियत हैं, लाइफ में बड़ी मेहनत की है, बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता थे, इल्मी अदबी घराने से आपका ताल्लुक़ है, इसीलिए आप शायर भी बन गए। लेकिन इसके अलावा जो मैंने देखा है या महसूस किया है, इनमें एक जौहर अदाकारी का भी बहुत है और यही वजह है कि जब मैंने अपना प्रोग्राम जोड़ तोड़ शुरू किया था तो उस प्रोग्राम में मैंने इन्हें भी मदऊ किया और इन्होंने बड़े मज़े मज़े के कैरेक्टर मेरे इस प्रोग्राम में अदा किए और साबित कर दिया कि वो उनका जो पुराना जुनून था वो अब भी जवान है। तो इतनी सारी गुफ्तगू के बाद मेरा ख्याल है आप इस शख्सियत को समझ गए होंगे। वो मेरे दोस्त अहबाब जो उनको भी जानते हैं और मुझे भी जानते हैं। तो आइए आज मिलते हैं सलमान अतहर साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब तक तो खैरियत से हूं। तो आज आपसे कुछ ऐसी बातें की जाएं जो मेरा ख्याल है आपके अलावा बहुत कम किसी और के इल्म में होगी। जी हाँ, है ना? जी हाँ। तो जैसे कि कौन जानता है कि आप जो है किस अस्पताल में पैदा हुए थे, लेकिन मुझे पता है कि आप एक ऐसे अस्पताल में पैदा हुए थे जिसका नाम है लेडी डफरिन और वो अस्पताल उसी वक्त जो है पहली बार मशहूर हुआ था और इसी वजह से शायद बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वहां पैदा होना पसंद फरमाया। यासीन साहब, अगर उस वक्त मुझे ये इल्म होता हाँ। कि ये उस्ताद इस हॉस्पिटल पे पढ़ेगी तो मैं रूहानियत का सहारा लेकर अपनी अम्मा से ये जरूर कहता कि खुदा के लिए किसी सरकारी हॉस्पिटल में चली जाएं, यहाँ मेरी पैदाइश न करवाएं। अब पता नहीं इस बात का बुरा कौन मानेगा। लेकिन पैदाइश पर याद आया कि पिछले वक्तों में जब बच्चों को पैदा होते थे उनकी पैदाइश को कुछ इस तरह याद रखा जाता था कि मेरा बेटा 65 की जंग से पहले पैदा हुआ था, मेरी बेटी उस दिन पैदा हुई थी जिस दिन चांद पर पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था। और आपकी पैदाइश को सुना है इस तरह याद रखा जाता है कि ये वही है ना जिसको पैदा होते ही रेडियो पाकिस्तान वाली मुन्नी बाजी ने गोद में लिया था। हाँ यासीन साहब, क्या याद दिला दिया आपने भाई। ये तो गालिबन मेरी खुशकिस्मती रही थी कि मुन्नी बाजी जो जिनका असल नाम परवीन अख्तर था वो हमारी वालिदा की बहुत गहरी सहेली थी। अच्छा। और इस नाते जब हमारी पैदाइश हुई तो उस वक्त वो हमारी अम्मा के पास मौजूद थी और हमें पैदा होती हमारी अम्मा से पहले हम उनकी गोद में तशरीफ ले गए थे। तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि वो जो जरासीम थे उनके जरासीम आप तक मुंतकिल हो गए उन्होंने लतीफा के दीगर शोबों से। अच्छा, और फिर ये भी मैंने सुना है कि आपके जो नाजिमाबाद के पहले स्कूल अहमद ग्रामर स्कूल के जो प्रिंसिपल थे शाकिर साहब, वो भी अदाकारी का शौक रखते थे और उन्होंने एक स्टेज ड्रामे अनारकली में अपने दौर में शहजादा सलीम का उन्होंने किरदार अदा किया था और उनके मद्दे मुकाबिल मशहूर ड्रामा राइटर हसीना मोइन ने अनारकली का किरदार अदा किया था। बिल्कुल, और इस बात के हम ऐनी शाहिद हैं। वाह। क्योंकि हम अक्सर व बेशतर वहाँ जो रिहर्सल होती थी उस ड्रामे से मुतालिक हम वहाँ मौजूद होते थे। हम गालिबन उस वक्त 7 या 8 साल के होंगे और हमें ये किया जाता था कि उस ड्रामे उस रिहर्सल के दौरान जब वक्फा होता था तो हमें स्टेज पर खड़ा कर दिया जाता था कि मियाँ आप भी कुछ अपने जौहर दिखाएं। तो हमें जो कुछ उस वक्त याद होता था वो हम नाज़रीन के सामने पेश कर दिया करते थे। और सिंगिंग याद है, सिंगिंग है, नज़में या अच्छा कुछ भी, तो हमें बड़ी क्लैपिंग मिलती थी। शायद वो हमारी उम्र के हिसाब से वो हमारा हौसला बढ़ाया जाता था, लेकिन हम बहुत खुश होते थे। बिल्कुल, और इससे मुझे ये महसूस होता है कि आज बहुत सारी जो है ना पुरानी हिस्ट्री अदाकारों की हमारे सामने आएगी
क्योंकि घुट्टी में आपके, मुझे लगता है कि फन अदाकारी में आपको मिली, तो उस अहद के और किन किन फनकारों से आपकी मुलाकातें रही, जरा कुछ थोड़ी सी मुख्तसर। बहुत ही काबिल जिक्र और फकीदुल मिसाल जो थी शख्सियात थी, जिनमें मरहूम एसएम सलीम, वाह, माजिद अली मरहूम और रिफत कदरी नदवी मरहूम, खुद परवीन अख्तर साहिबा उर्फ मुन्नी बाजी, अर्श मुनीर साहिबा और तलत हुसैन, गर्ज के आप मतलब बहुत सारे ऐसे नाम थे कि जो उस वक्त और अभी भी लोगों के जहनों में जो है उनकी याद जो है वो। बिल्कुल, आपकी इन बातों से मुझे भी कुछ याद आया कि उस जमाने में मैंने भी, मुझे बहुत फख्र है कि मेरी तहरीरों पर महमूद अली, काजी वाजिद, सिवाय अर्श मुनीर के, क्योंकि अर्श मुनीर उस वक्त तक जा चुकी थी और आखिरी उनका वो वक्त था, ये जो उस दौर के बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने मेरे स्क्रिप्ट पे जो है सदाकारी की, तो ये वाकई हम लोगों के लिए वो एजाज की बात है। अच्छा, स्कूल के जमाने में बच्चे जो है स्कूल बदलते हैं बहुत, ठीक है ना, तो और कपड़े भी बदलते हैं, लेकिन आपने सुना कपड़े कम बदले और स्कूल ज्यादा बदले, और उन सारे स्कूल जो आपने बदले उसमें आपने आगा खान स्कूल, ईस्ट गार्डन, जहां से आपने 9वीं 10वीं की, वो आपको बहुत याद रह गया है। क्या इसलिए कि वहां को एजुकेशन थी, लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे? असल में एक वजह तो ये भी थी और दूसरी दीगर वजूहात पर के साथ साथ असल में होता ये था भाई कि वहां पे चूंकि लड़के और लड़कियां एक ही क्लास में होते थे, तो एक मुकाबले का रुझान होता था। तो उस तरह से ये समझ लें कि हमारे जो तालीमी जो हमारी सरगर्मियां थी उसमें बहुत मदद मिलती थी टीचर्स के साथ साथ। हम खुद जो है पढ़ाई में दिलचस्पी लेते थे कि भाई फला लड़की हमसे आगे ना निकल जाए, तो वो एक मुकाबले की फिजा होती थी। बिल्कुल। और बहरहाल चूंकि वो सिनफे नाजुक के साथ हमारा मामला रहता था, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोशगाफियां जो दिल में जो है वो जन्म लेती थी। सलमान साहब, आपकी बातों से ना मुझे अपना बड़ा माजी याद आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल सेम यही सिचुएशन से मैं भी गुजरा हूँ। मैं भी कोई एजुकेशन में पढ़ा और 9-10 बल्कि 7-8 से कराची एकेडमी स्कूल में, तो वही मुकाबले की फिजा, वही बातें। और मुझे याद है कि इम्तियाज अहमद मरहूम एक बड़े आर्टिस्ट गुजरे हैं, उनका बेटा जो है, उनका एक बेटा, कई बेटे थे उनके, उनमें से एक हमारा जो है वो सीनियर था हमसे, तो इम्तियाज साहब से वहां से मुलाकात हुई थी, क्योंकि इम्तियाज साहब लेने आते थे। और एक दौर ऐसा गुजरा कि रूप मैगजीन में मैं और इम्तियाज साहब दोनों काम किया करते थे। तो उनके इंतकाल का वाकया मुझे पूरा याद है कि वो कैसे क्या हुआ। नजीर वादी की इम्तियाज अली मरहूम के साथ मैंने, इम्तियाज अहमद है वो, हाँ, इम्तियाज अहमद साहब, हाँ, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप अपने वालिदैन के अकलौते बेटे थे, तो वालिदैन तो बड़े परेशान होते होंगे कि यार ये कभी शायरी की तरफ निकल रहा है, कभी अदाकारी और गुलकारी की तरफ निकल रहा है, और कई बार आपको पकड़ के लाए होंगे कि सिनेमा घर ना जाया करो यार, घर पे बैठा करो और मोहम्मद अली और नदीम बनने की कोशिश ना किया करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ? असल में हमारे घर में सिनेमा घर तो बहुत जाते थे ना, आप देख। हाँ, मिला जुला रुझान था। अच्छा, यानी वहाँ अदब के साथ साथ अदब भी परवान चढ़ रहा था, और ये सिनेमा बीनी का शौक खुसूसन हमारी अम्मा और दादी मरूमा को बहुत था। अच्छा। तो अक्सर ऐसा होता था कि कोई अगर नई फिल्म लगा करती थी नाज़बावत के किसी भी सिनेमा घर में, तो दादी और अम्मा दोनों हमें हमारी उंगली थाम कर चली जाया करती थी सिनेमा घर फिल्म देखने के लिए। और ये एक एहसास रहता था कि एक कम से कम बच्चा से लेकर मर्द की सूरत में कोई साथ है। तो हमें मतलब ऐसा भी होता था कि हमें फिल्मों के डायलॉग अजबर हो जाते थे। बिल्कुल। तो अब लोग आपसे पूछेंगे आज के दौर के कि अजबर क्या होता है। अच्छा, बड़ी एक्टिव लाइफ है आपकी, और बड़ा मतलब इन्हीं फनून लतीफों में आप बहुत ज्यादा घिरे हुए थे कि सिटी कॉलेज में आप अदबी मैगजीन के इंचार्ज रहे, ड्रामेटिक सोसाइटी के आप जॉइंट सेक्रेटरी थे, जोश साहब के साथ आपने शाम रात गए तक बनाई, और स्टेज प्ले जापानी गुड़िया भी इस नाम से लिख डाला। तो ये खासी फनून लतीफा वाली हरकतें थी। तो फिर एक दौर आया कि शायद उसी में थोड़ा और आप आगे बढ़े, तो जो उस दौर के प्रोफेशनल स्टेज आर्टिस्ट होते थे उनके साथ आप कमर्शियल स्टेज ड्रामे करने लगे। तो क्या उस दौर में तहिया कर लिया था कि अदाकार बनना है? असल में भाई ये खुद ब खुद जो है वो हालात हमें जिस तरफ ले गए हम चलते चले गए। शौक बेशक जरूर था, लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये थी कि हमें लोग इतने मेहरबान और मुखलिस मिले कि उन्होंने हमें हमारी काफ़ी रहनुमाई की।
तो इस लिहाज से हम कॉलेज के साथ साथ और जब हम बैंक में भी बाद में गए तो हमें एक माहौल ऐसा मिला, आर्टिस्ट इतने अच्छे मिले कि उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा, शफकत के साथ पेश आए और हमें वो रास्ते दिखाए कि जिन पर हम आगे चलकर अपनी कोई शनाख्त पैदा कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। इस हवाले से मुझे याद आ रहा है कि उर्दू अदब का नामवर नाम मुशफिक ख्वाजा आपके फूफा थे जी। तो उनकी सोहबत ने आप पर क्या रंग छोड़े? भाई सबसे बड़ी चीज जो आज तक मेरे साथ है कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझ में अदब के मैदान में किसी लालच ने जगह नहीं पैदा की मेरे दिल में। मतलब ये नहीं कि खुद को मनवाने के लिए मैं बहुत सारी ऐसी हरकत करता कि लोगों से जो है वो लोगों से मिलने के लिए इस लिहाज से मिलता कि मैं उनसे कुछ फ़ायदा चाह रहा हूँ, या तो वो लालच मेरे अंदर पैदा नहीं हुई। और यही वजह है कि मैं अपने काम से मुतमईन हूँ। मैं ये नहीं देखता कि कहाँ मुझे कितना सराहा जा रहा है या नहीं, मतलब कहाँ मुझे कितना पहचाना जा रहा है, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। बिल्कुल जनाब, ये पुराने दौर के जो है लोगों में ये खास जो है एक ऐसी आदत या एक ऐसी सिफत होती है जो अब नहीं पाई जाती। तो आपसे और किस किस ने आप पर रंग छोड़े, अपने असरात छोड़े, और आपके असरात किन किन पर गए, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मुझे इशारा मिल रहा है एक ब्रेक का। तो ख़वातीन और हज़रात, सलमान अतहर से दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। बहुत सारी अभी ऐसी बातें आपके सामने आएंगी कि आप यकीनन हंस पड़ेंगे, और बहुत सारी ऐसी बातें भी आएंगी कि आप संजीदा हो जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। जगह खाली है और हमारे आज के मेहमान हैं सलमान अतहर साहब, जो एक मशहूर शायर हैं और इसके अलावा फ़न अदाकारी में भी महारत रखते हैं। इनके साथ पूरी एक तारीख़ मुंसलिक है उस वक्त की, उस अहद की जब ये नौजवान थे, और उस ज़माने में जो बड़े बड़े आर्टिस्ट रेडियो और स्टेज, थिएटर और टीवी के, उन सब के साथ सलमान साहब ने काम किया। तो अभी हम इनसे वो बातें भी पूछेंगे, लेकिन इससे पहले सलमान साहब आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि प्रोफेशन के हिसाब से आपकी ज़िंदगी बड़ी सादा और बड़ी, मतलब कोई ऐसी स्ट्रगल नहीं लगती कि आपको नौकरी नहीं मिली, ये नहीं हुआ। बीए किया आपने, उसके बाद सुना एक दफ़ा बैंक में आप अकाउंट खुलवाने गए थे और बैंक की नौकरी ही आपको मिल गई। ये बस हुस्न इत्तेफाक है कि हम जिस बैंक में हमारा अकाउंट था उसी बैंक में हमें मुलाजमत के मौके हासिल हुए, और ये कि उसके साथ साथ हमने जो है वो मतलब ऐसी जगह हमने ऐसी ऐसी जगहों पर पोस्टिंग रही कि जिसमें हमारे शौक को परवान चढ़ने में जिसने हमें मदद फराहम की। बिल्कुल। तो आपकी शायरी का आगाज मैंने सुना किसी लड़की की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि एक मोटरसाइकिल की वजह से हुआ था। वो क्या किस्सा था जनाब? आप क्यों गड़े मुर्दे उठा रहे हैं? बहरहाल वो असल में कोई अजीब इत्तेफाक था कि जिस एक्सीडेंट से पहले हम जिस जगह जा रहे थे वो किसी से मिलने जा रहे थे कि हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो हम बजाय वहां जाने के हम हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए। अच्छा। लेकिन जब हम अस्पताल पहुंचाए गए तो वहां एक और शख्सियत थी जिसने हमारे दिल पर बहुत असर किया, और हम उनके मतलब हुस्न का शिकार हो गए। तो ये सिलसिला चलता रहा, और उसके साथ साथ हमारे एक दोस्त थे जो उसी हॉस्पिटल में वो बहैसियत मरीज वो भी दाखिल थे, और वो खुद शायर थे। तो अक्सर वो बेशतर रात को हमारे कमरे में आ जाया करते थे और वहां पे अपनी जो है ब्यास खोल के बैठ जाया करते थे। तो उसके साथ साथ हमने भी शायरी, चूंकि शायरी के जरासीम तो हमें भी थे, तो हमने भी उससे लुत्फअंदोज होने के साथ साथ अपनी जो है वो मतलब शायराना सलाहियतों का इज़हार करना शुरू। तो मतलब शायरी आपकी शुरू इस वजह से हुई? जी हाँ। कि मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ और आपको बिस्तर पे पड़े रहना पड़ा, तो फिर वो सिर्फ शायरी सूझ रही थी और किसी नर्स के इश्क में गिरफ्तार हो गए थे आप। ये कहना जरूरी है? अच्छा चले, नहीं कहता, बात को आगे पीछे करते। ये बताइए, बैंक में नोट गिनने के अलावा आपने और क्या सीखा? भाई नोट गिनने के अलावा हमने चेहरे पढ़ना सीखे। अच्छा। खैर हमने नोट तो इस
चेहरा देख कर बता देते थे कि ये लखपति है, करोड़पति है या गरीब है? चेहरा देख के हमें उसकी जरूरतों का एहसास हो जाता था। अच्छा। किस जरूरत के तहत वो बैंक आया है, उसको कितनी रकम दरकार है, उस रकम का वो क्या करेगा लोन के लिए। लोन के लिए जी। अच्छा। तो हमारे पास जो है वो उस जमाने में जिस डिपार्टमेंट में मैं था, वहाँ पे नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में टैक्सी स्कीम निकली थी, येलो कैप। हाँ, तो उस सिलसिले में हमारे डिपार्टमेंट से बहुत सारे दरख्वास्तें जो हैं वो मंजूर की जाती थी। बहुत सारे लोग आते थे अपनी गुजारिशात लेकर। ठीक। आपको ये ख्याल कब आया कि दोस्तों को अपनी शादी की बिरयानी खिला ही दूं? वो असल में ऐसा हुआ ये कि जो हमने आपसे कहा था कि एक्सीडेंट के बाद वाली सूरत हाल जो हमारे साथ पेश आई थी, तो फिर उनका सिलसिला कहीं और बन गया, वो भी शादी के सिलसिले में बन गई। तो फिर हमने सोचा अब काम करने को तो कुछ है नहीं, लिहाजा शादी कर ली जाए। बैंक की नौकरी तो हो गई थी? बैंक की तो नौकरी हो गई, तो इस तरह फिर हम जो है शादी के बंधन में बंध गए। अच्छा, तो बगैर किसी चू चरा के तो बोले फौरन कह दिया था आपने? हमने, चूंकि हम ये समझ रहे थे, क्योंकि हमारा एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि हमारी टांग पे उसका काफी असर हुआ था। काफी अरसे तक हम जो हैं वो बेसाखी लेकर चलते रहे। तो हम अपने तय समझ बैठे थे कि अब हम जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे सारे शौक जो है वो पीछे रह गए थे। अच्छा। सारे तो आपने कहा शादी कर लो, नया शौक पूरा करो। तो और कुछ चूंकि करने को नहीं था तो हमने कहा शादी। अच्छा, तो ये कनाडा, जब आप अच्छे खासे बैंकिंग में जॉब थी, ऑफिसर ग्रेड पे पहुंच चुके थे, से ना जिंदगी खुशहाल गुजर रही थी, शादी भी हो चुकी थी, तो फिर ये कनाडा हिजरत करने का ख्याल क्यों आया? भाई कनाडा, हालांकि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, हमारा घर भी था, हमें सहूलियात भी मिली थी बैंक की तरफ से, मेरे बच्चे भी वहाँ सिटी स्कूल में पढ़ रहे थे। लेकिन हालात चूँकि वहाँ दिगरगूं हो रहे थे रोज़ बरोज़ वहाँ के सियासी माहौल के पस मंज़र में, तो मुनासिब हमने यही समझा कि हम अपने बच्चों की खातिर, हमें मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह, तो उनकी खातिर जो है और दीगर लोगों की तरह हम भी जो है वो हिजरत करने पर मजबूर हो गए। अच्छा, उस जमाने में तो जरदारी साहब अकाउंट में पैसे भी तो नहीं डलवाते थे ना किसी के। अच्छा, कनाडा ने आपसे मेहनत ज्यादा करवाई या कम मेहनत में आपको यहाँ ज्यादा फल मिला? भाई असल में हमने अपनी मेहनत को कभी दौलत के तराजू में तोला नहीं। हमने मेहनत तो की, लेकिन हमने कभी इस बात का ख्याल नहीं रखे कि हमें इस मेहनत के एवज हमें कितना मुआवजा मिल रहा है। हम मेहनत पूरे नेक नियति के साथ करते थे और जो मिलता था हम उसे खुदा की रजा समझते थे। यहाँ आकर आपने एक बिजनेस भी किया और फिर बिजनेस फेल हो गया? बिजनेस किया, चूंकि तजुर्बा नहीं था। शुरू में हम आए थे जैसे दीगर लोग करते हैं, जो पैसे हम साथ लाए थे उससे हमने, और फिर बैंक की मुआवनत से हमने जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया तकरीबन 2 साल, लेकिन मार खाई हमने और फिर बैंक रफ्त हो गए। और फिर तो उस वक्त दिल नहीं चाहा कि यार मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ? नहीं, चूंकि हम पाकिस्तान से तो हम कश्तियां जलाकर आए थे, हम चूंकि बहुत अच्छे हालात में थे, और फिर दोबारा जाना जो है हमें वो फिजिबल नहीं लग रहा था कि हम वहां जाके दोबारा से अपनी जिंदगी का आगाज करें। और फिर वही बच्चों का मसला सामने आ गया। बिल्कुल, जब आ गया तालीम तरबियत सब यहाँ बेहतरीन हो रही थी। बिल्कुल। अच्छा, कनाडा में बैंक के सिर्फ आप अकाउंट होल्डर रहे या शेयर होल्डर भी बने? अकाउंट होल्डर तो हम खैर रहे, शेयर होल्डर हमारी मतलब इतनी इस्तिताअत नहीं थी कि हम उसके शेयर होल्डर्स में गिने जाते। लेकिन हाँ, एक तरह से हम जरूर रहे शेयर होल्डर कि हमने लोन लिए और लोन की सूरत में हम उनके साथ जो है शेयरिंग करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इतनी ज्यादा शायरी आप नहीं करते थे जितनी कनाडा आकर आपने शुरू की बाकायदगी से, है ना? तो यहां सिर्फ शायरी में नाम कमाया या कुछ धन दौलत भी कमाया? नहीं, जैसा कि मैं पैसे के दौलत के हवाले से मैं कह चुका, मैंने कभी उसकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं की। जो मिला मैंने उसे अल्लाह की तरफ से कार खैर समझा। लेकिन हाँ, यह है शायरी का जो ये है कि यहाँ मुझे ज्यादा मौके मिले, यहाँ लोगों की मोहब्बत और कुछ रास्ते ऐसे मिलते गए। और टोरंटो में बड़ी अच्छी फजा है उर्दू अदब के लिए। लोग बहुत अच्छा जो है कह रहे हैं, लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मौके बहुत हैं, लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये है कि एक चीज है कि जो लोग जो है वो ग्रुप बंदी में पड़ गए ना, बेशक वो ग्रुप बंदियां करें, लेकिन उसके साथ साथ वो उन लोगों को भी जो उनसे ग्रुप से बाहर हैं, उन लोगों को भी कम से कम अपनी नजर करम से जो है वो नवाज है। भाई मैं कहता हूं कि ग्रुप तक ठीक है, बंदी वाला मामला ना करो। अच्छा, रईस अमरवी से मैंने एक जमाने में एक सवाल पूछा था
कि आपको याद है एक जमाने में वो बरसों से रोजाना एक कता उनका जंग में शाया होता था, ठीक है ना। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप रोजाना एक कता कैसे लिख लेते हैं? तो उनका कहना यह था कि भाई लिखता तो मैं 10-12 हूं रोजाना, लेकिन छपता एक है। तो आप भी यहाँ कतात लिख रहे हैं, हफ्ते में कई कतात लिख लेते हैं, ठीक है ना, बाकायदगी से, यहाँ कई सालों से आप लिख रहे हैं। मैं तकरीबन मुझे 14वां या 15वां साल है कि जो मैं बाकायदगी से 2 अखबारों के लिए मुख्तलिफ अंदाज में मैं खिताब मुख्तलिफ हालात पे मैं लिख रहा हूँ। ज्यादातर मेरे खिताब सियासी और नीम सियासी होते हैं। 2 सुना दें जल्दी से आप, फड़कते हुए। मैं आपको सुना देता हूँ। एक जो मेरे सामने है, किसी वक्त कहा था कि जो रूठ जाए अचानक तो हाथ आ न सके, वाह। न मेरे सामने अब नाम लो जवानी का, 1000 दर्जा बुढ़ापा अजीज है मुझको, यही है आखिरी अवतार जिंदगानी का। समझौता कर लिया आपने। जी। इसके साथ एक ये जो किताब मैंने कहा था कोरोना के हवाले से, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि जी हाँ, ये कहा था कि नहीं जिसके मुकाबिल कोई हरबा कार आमद, नहीं जिसके मुकाबिल कोई हरबा कार आमद, कोरोना बैठ जाएगा कहीं मायूस होकर, तरीका हाय हिफ्ज़े मा तकद्दुम और भी है, चलो एक बार देखें जिंदगी से हाथ धोकर। ओहो जनाब, ये तो बहुत बड़ी ख्वाहिश है, कहीं भी ले जाइए। अच्छा, कई दिनों से जी और कई मील से ये 2 शेर मेरा पीछा कर रहे हैं जी। जरा बताएं ये किसके शेर हैं? अपने होठों पे ज़बां फेरता हूं, कोई फीकी सी हंसी है शायद, हाँफने लगती है अब उम्र अजीज, दूर तक मीलों चली है शायद। लोग कहते हैं गालिबन ये मेरे अशार हैं, जिसमें मुझे कम ही यकीन आता है कि मैंने इतने ऐसे अशार मैंने किस कैफियत में कहे थे, वो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ लग रहा है कुछ कुछ मेरा अंदाज। तो इससे आगे कोई एक शेर याद है इसी गजल का? इसी गजल का एक शेर, अपने होठों पे ज़बां फेरता हूं, कोई फीकी सी हंसी है शायद, हाँफने लगती है अब उम्र अजीज, दूर तक मीलों चली है शायद। जी हाँ, मैं इसी में है। मुझे एक लम्हा अगर आप दें तवक्कुफ के साथ। तो हम ऐसा करते हैं कि आप ये शेर ढूंढिए, जब तक ये इशारा हो रहा है मैं एक ब्रेक लेता हूं। तो ख्वातीन और हज़रात, ये इसी गजल के 2 और शेर हम इनसे सुनेंगे सलमान अतहर से, लेकिन इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आइए ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम है जगह खाली है और मेज़बान मिर्ज़ा यासीन बेग। आज सलमान अतहर हमारे मेहमान हैं और ब्रेक से पहले मैंने इनके 2 शेर पढ़े थे और फरमाइश की थी कि इसी गज़ल के अगले 2 शेर आपकी ज़बानी सुनना है। जी जनाब। जी, आपकी फरमाइश सराखों पर ये अर्ज़ किए देता हूँ कि तुम तो खुद को मैं याद कहाँ रहता हूँ, वाह। खुद को मैं याद कहाँ रहता हूँ, तू मुझे भूल गई है शायद। वाह। और इसका मख्ता लिखा था मैंने कि काहे अतहर के तरफदार बनो, काहे अतहर के तरफदार बनो, जो न शायर न कवि है शायद। वाह, कसरे नफसी जो है बहुत है आप में जनाब। तो लोग अच्छे शेर नहीं कहते मगर मजमुआ ले आते हैं। आप इतने अच्छे अच्छे शेर कह रहे हैं और मजमुआ नहीं ला रहे, क्यों भाई? भाई इस सिलसिले में मेरे 4 मिसरे जो हैं आपकी बात के जवाब होंगे। अच्छा, अगर आप कहते हैं तो कह देता हूं कि
क्या कहूँ, गर्दिशे हालात ने मजबूर किया। वाह, क्या क्या कहूँ। कहूँ, गर्दिशे हालात ने मजबूर किया। ऐसे माहौल में मुमकिन नहीं आगे बढ़ना। मुझसे वाबस्ता न रखना कोई उम्मीद मियाँ, फेसबुक ही मेरा दीवान समझकर पढ़ना। इतनी मायूसी की बात ना करें, मजमुआ आना चाहिए। मेरे ख्याल से नाम तो रख लिया है आपने मजमुए का। नाम मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ इसका इजहार मुमकिन है, मुनासिब है, तो मैं कह देता हूँ। मेरे जहन में जो नाम गर्दिश कर रहा है वो है दस्तावेज। दस्तावेज अगर किसी और ने इस तरफ करम फरमाई नहीं की है तो जरूर होना चाहिए। अच्छा, एक आपके बारे में मैंने सुना था कि ये अंताक्षरी वाले मकबूल मेजबान अन्नू कपूर जो है, उन्होंने कनाडा में 2 बार गीत संगीत का मुकाबला करवाया था और आपने दोनों बार ऑडिशन जीता, प्रोग्राम का हिस्सा बने, और उसके बावजूद आप अपनी गुलकारी पे तवज्जो नहीं देते। भाई बात यही है ना कि मैंने किसी काम को इतना संजीदगी से नहीं लिया। जो जो अल्लाह ने मुझसे करवाता गया वो मैं करता चला गया, और ये उसका इनाम समझकर मैंने किया। किसी बस शायरी एक ऐसी है, ये समझिए आप, ये एक सिंगिंग लत है कि उसे मैं नहीं छोड़ सका। हाँ, सिंगिंग ये है कि कभी यारों और दोस्तों की महफिल में बैठ जाता हूँ और उनके सिराज पे कुछ ना कुछ मैं गुनगुना देता हूँ। बसूरत दीगर मतलब बहुत सीरियस नहीं लिया आपने कहा शौकिया रखा है। शौकिया रखा है, ठीक है ना, और बाकी जो है अपने कामों में जुटे रहे। लेकिन ये कि शायद अब अन्नू कपूर जैसा बड़ा नाम उसने जब मुझे सेलेक्ट किया तो कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आज आपको कुछ सुनाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा सुना दीजिए कुछ। तो इसके लिए तैयार नहीं हूँ। कोई बात नहीं, बड़ा सिंगर जो है ना कभी भी तैयार नहीं होता। थोड़ा सा सुना दे। थोड़ा गला साफ कर लूं। जी जी। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चराग क्या जला, 100 चराग जल गए। तेरी याद आ गई, आज तक निगाह में फिर रहा है वो समा, आज तक निगाह में फिर रहा बिजलियां गिरी, सारे ख्वाब जल गए, गम खुशी में ढल गए। वाह 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 वाह, शुक्रिया जनाब। आपके ख्वाब को जो है ना हम जलने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे। आज तस्करा करते हैं, आपने बड़ी माजी की बातें बताई जब आप अदाकारी किया करते थे, ठीक है ना, लेकिन अदाकारी का एक फेज आपने कनाडा में दोबारा से शुरू किया, और वो फेज था जब मैं जोड़ तोड़ लिखा करता था। तो मैं एक तरह से कह सकता हूं कि कनाडा में आपकी दोबारा दरियाफ्त में मेरा हाथ है। बिल्कुल, मैं इसको एडमिट करते हुए खतन जो है वो शर्माऊंगा नहीं। हाँ, ये हकीकत है। और उसमें आपको मैंने किरदार कितने मजे मजे के मजाहिया किरदार दिए। डेंटिस्ट का किरदार, आशिक का किरदार, बीवी का मारा हुआ एक इंसान, सियासतदान, वकील। तो इनमें से कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, मजा आया था आपको परफॉर्मेंस देते हुए? भाई, एक अदाकार जो है अपने तजुर्बे से सीखता है, और दोनों तजुर्बे मुझ पे लागू रहे थे। एक तो ये कि आशिक मिजाजी, और दूसरे बीवी का मारा। तो उन सब से मैं गुजर चुका था। इन दोनों किरदारों में मुझे जो है ज्यादा लुत्फ आया अदा करने में। अच्छा, मैं ये देखता था कि जब भी किसी, जो हमारी टीम थी उसमें 5-6 लोग थे, उनमें से जो हसीन सी खातून के साथ अगर आपका कोई स्किट होता था, उस दिन आप डायलॉग ज्यादा भूल जाते थे। देखो, मैं भूल नहीं जाया करते थे, गालिबन वो मैं जानबूझ के ऐसा किया करता ताकि डायलॉग भूलने की सूरत में मुझे थोड़ा और वक्त मिल सके उनके साथ एक्ट। वाह वाह वाह, वो सुन रही होंगी अभी आपकी बातें। अच्छा, ये बताएं कि टोरंटो में शायरों को और चैनल्स में काम करने वालों को पैसे कब मिलने शुरू होंगे?
भाई उसके लिए मैं समझता हूँ टोरंटो में भी एक अदर धरने की जरूरत है। हाँ हाँ हम आर्टिस्टों को चाहिए कि इस निजाम के खिलाफ जो है वो धरना देकर बैठें, हाँ हाँ और ये इस बात पे जोर दिया जाए कि भाई हम भी पेट अपने साथ रखते हैं और हम जो मेहनत करते हैं उसका थोड़ा बहुत तो सिला मिले। अच्छा, कभी ख्याल आता है कि एक शादी तो हो चुकी थी, दूसरी शादी भी करूं? कभी ख्याल आया था जिंदगी में? नहीं, ये ख्याल इसलिए इसको हम जो है इजहार का जामा नहीं पहना सके हाँ हाँ कि बेगम हमारी जो थी वो हमारे साथ थी, और गालिबन बेगम को भी ख्याल था कि ये ख्याल हमारे दिल में गुदगुदी करता रहता है। हाँ हाँ तो वो वक्त से पहले ही जो हर शरीफ आदमी, शरीफ शौहर के दिल में ख्याल आता जरूर। खाने से पूछ कर गई। ओह अल्लाह, अभी कुछ दिनों पहले, हाँ बिल्कुल। अच्छा, भाभी की जब आपको याद आती है तो कौन सी दो चुलबुली बातें उनकी आपको ज्यादा याद आती हैं? भाई वो बहुत ही हमारी शख्सियत थी, और हमारे लिए तो वो सरापा गजल थी, बल्कि अक्सर जो हम शेर कहते थे उन्हीं को देखकर कहते थे। तो हम ये कह नहीं सकते कि कौन सी दो चुलबुली बातें, उनकी तो हर अदा जो थी उन्हें डाली थी। क्या बात है जनाब, फिर तो आपको दूसरी शादी की तरफ तो सोचना भी नहीं चाहिए। नहीं, वो बात जो पहले मैंने कही बरसबीले तस्करा और अज़ाह मजाक कही, उसको संजीदा नहीं लिया जाए। नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात को संजीदा ना लें। चले जनाब, मैं तो ये कहता हूं कि आज की आप किसी भी बात को संजीदा ना लें, क्योंकि ये दो दोस्तों की गुफ्तगू थी और दो कॉम्पेयर्स की, अदाकार फनकारों की गुफ्तगू थी। एक शायर है, बहुत अच्छा शायर है, एक अदाकार है, बहुत अच्छा अदाकार है। मैंने सोचा कि सलमान अतर का भी एक इंटरव्यू होना चाहिए, उनकी भी सारी बातें सामने आनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा यासीन भाई और कनाडा TV1 का शुक्रिया कि उन्होंने हमें याद रखा और इस अच्छे प्रोग्राम में हमारी शमूलियत को उन्होंने हमारे लिए इजाज़त बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जगह खाली है कि अगला मेहमान कौन होगा, ये जानने के लिए आपको अगला प्रोग्राम देखना पड़ेगा। अब अपने मेज़बान मिर्ज़ा यासीन बेग को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।